जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस में आज हम आपका जो 7वां चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा, उसका रैपिड रिवीजन करेंगे। यानी आपके लिए एक संजीवनी बूटी है वो दे रहा हूं। और इस संजीवनी बूटी सीरीज के अंदर जो यहां पर आपको इंपॉर्टेंट जो तथ्य है, जो प्रश्न वो बताए जा रहे हैं, उनको बस तैयार कर लीजिएगा। ये चैप्टर 3 नंबर का है और इसमें से आपको मैं टॉप 20 वन लाइनर यानी 1 नंबर और 2 नंबर वाले प्रश्नों के हिसाब से बता रहा हूं, इनको तैयार करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक और बात बता दूं, अगर आपको थोड़ा सा डिटेल चाहिए और या फिर सिर्फ एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक है, आप वहां पर जाकर अपना अभ्यास है वो और भी कर सकते हैं। तो पहली बात है, प्रश्न भी, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? इसका मतलब है खतरे से आजादी, ये इसका बुनियादी अर्थ है। दूसरी बात करें, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा क्या है? और वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। तीसरी बात करें कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में किससे सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है? तो वो है सैन्य खतरा, यानी किसी दूसरे देश से हमें बाहरी रूप से जो खतरा होता है। उसके बाद सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अनुसार किसी देश के पास युद्ध की स्थिति में कौन से 3 विकल्प होते हैं? उन 3 विकल्पों को आपको ध्यान रखना है। पहला है आत्मसमर्पण करना, यानी अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। दूसरा है युद्ध से होने वाले नुकसान का डर पैदा कर दीजिए आप, ताकि सामने वाला टिक जाए, भैया इतना नुकसान होगा। और तीसरा है हमला करने वाले देश को हम पराजित कर दें। तो इन 3 विकल्प में से हम कोई भी चुन सकते हैं और ये 2 नंबर के लिए है ये प्रश्न। अगली बात करें भी, अपरोध क्या होता है? अपरोध का मतलब होता है युद्ध की आशंका को रोकना। उसके बाद के शक्ति संतुलन क्या है? शक्ति संतुलन, देखिए किसी भी देश को इतना शक्तिशाली नहीं बनने दिया जाए कि वे दूसरे की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। किसी दूसरे को इतना पावरफुल मत होने दो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाए। तो इसका मतलब हमें भी थोड़ा सा अपना तैयारी है वो कर लेनी चाहिए। ये होता है शक्ति संतुलन। सैन्य शक्ति का आधार क्या है? फिर बहुत प्यारा प्रश्न बनता है। आर्थिक और प्रौद्योगिकी की पावर को बढ़ाना, भी हम इकोनॉमिक रूप से और टेक्नोलॉजी रूप से स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसके बाद बात करूं कि पारंपरिक सुरक्षा नीति के 4 तत्व कौन से हैं? पहला अपरोध, अभी हमने बात की थी भी युद्ध की आशंका को रोकना, अपरोध। दूसरा है रक्षा, रक्षा का मतलब होता है युद्ध को सीमित रखना या समाप्त करना। तीसरा आता है शक्ति संतुलन, अभी हमने बात की इसके ऊपर। और चौथा आता है गठबंधन, यानी हमले को रोकने के लिए या रक्षा के लिए अपने हिसाब से अपना प्लस माइनस सोचते हुए किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हम अपनी कोई यूनियन है वो बना ले। इसके बाद बात करें एशिया और अफ्रीका के जो नए स्वतंत्र देश हैं उनके सामने जो खड़ी जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं वो यूरोपीय देशों के मुकाबले किन 2 मायनों में विशिष्ट थी? तो वो 2 मायने हैं। पहला कि पड़ोसी देश से हमले का खतरा, दूसरा है आंतरिक खतरे की आशंका। एक तो भी पड़ोसी देश हम पर कहीं हमला नहीं कर दे और दूसरा हमारे देश के अंदर ही कोई अलगाववादी जो ताकतें हैं वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे। इन 2 मायनों में नए स्वतंत्र देशों की सुरक्षा को लेकर ये विशिष्ट बातें हैं, वो ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बात करें कि सुरक्षा की पारंपरिक जो तरीके हैं, जिसको हम कहें युद्ध नीति, वार जो पॉलिसी है वो क्या है? तो इसमें आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है जो हमारी पॉलिसियां रहती है। एक तो युद्ध से खुद को बचाने के लिए ही करना चाहिए। दूसरा, युद्ध में हथियारों का सीमित प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा होता है अगर कोई निहत्था है और अगर कोई आत्मसमर्पण करने वाला है जो दुश्मन, तो उसको नहीं मारना चाहिए।
ये हमारी पारंपरिक जो सुरक्षा की नीति है वो रहती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ संधियों को लेकर, जिसमें एक है जैविक हथियार संधि, BWC यानी बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। ये कब हुई? 1972 के अंदर हुई। अगला है भी रासायनिक हथियार संधि, CWC यानी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की बात करें तो यह हुई 1992 के अंदर। इसी कड़ी में परमाणु अप्रसार संधि, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ते हैं, NPT की बात करें तो यह हुई 1968 के अंदर। और आपको ध्यान होगा उसमें कंडीशन लगाई थी कि 1967 से पहले परमाणु हथियार जिन्होंने बना लिया है वो उनको अनुमति मिल गई थी। और ऐसे 5 देश थे जो कि आज हमारी सुरक्षा परिषद के, जो यूएनओ की सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी मेंबर भी है। अमेरिका हो गया, सोवियत संघ हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और चीन हो गया। ये जो 5 देश है ये इसके अंतर्गत शामिल रहे। उसके बाद बात करें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, ABM, ये कब हुई? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ये भी 1972 में। ध्यान रखिए BWC जैविक हथियार संधि और ABM दोनों ही 1972 में हुई। और जो बैलिस्टिक वाली बात है, ये जो संधि है, इस संधि के कारण ही अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइल यूज करने से रोका भी गया था। लाइनों को आप गौर से ध्यान रखें भी, ये 1 नंबर, रिक्त स्थान, ऑब्जेक्टिव इनके लिए इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में 2-4 प्रश्न हैं वो 2 नंबर के लिहाज से तैयार हो रहे हैं। अगला प्रश्न है बहुत प्यारा प्रश्न कि मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा किसे कहा जाता है? तो वो है सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा को। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा क्या है? तो अभी जो हमने एक लाइन पढ़ी कि मानवता की सुरक्षा और विश्व की रक्षा, ये सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा के अंदर आता है। सैन्य शक्ति की जो बात करते हैं, सैन्य खतरे की जो बात करते हैं, जो हम कहते हैं भी परंपरागत धारणा में है, वो तो इसमें शामिल है ही है। उसके साथ 2 महत्वपूर्ण बात, मानवता की सुरक्षा और विश्व रक्षा, ये भी हमारी जो अपारंपरिक धारणा है उसके अंदर शामिल रहता है। अब प्रश्न एक और कर ले, अभी हमने शब्द यूज किया मानवता की सुरक्षा, तो उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? प्राइमरी टारगेट हमारा क्या है? तो वो है लोगों की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा करनी है। यह है कि विश्वव्यापी खतरे कौन से हैं? अगर आपसे ऐसे पूछ लें भी खतरे के नए स्रोत कौन से हैं और चाहे विश्वव्यापी खतरे कौन से हैं, उत्तर सेम रहेगा। इसमें पहला आता है ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है, आगे चलकर इस पर बात करेंगे। दूसरा आतंकवाद, तो आतंकवाद किसके अंदर आ रहा है? हमारे अपारंपरिक धारणा के अंदर आता है। तीसरा महामारियां हैं। बात करें आगे कि मानवाधिकार की, भी मानवाधिकार की 3 कोटियां बताई, यानी इंसान को, मानवता की जो हमने रक्षा की बात की उसमें कुछ अधिकारों की बात करें तो मानवता की, मानव अधिकार की 3 कोटियां हैं। पहली है उसे राजनीतिक अधिकार मिले, इंसान को राजनीतिक अधिकार मिले, यानी उसे बोलने का अधिकार मिले, उसे सभा करने का अधिकार है वो मिले, एक ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, उसे आर्थिक और सामाजिक अधिकार है वो भी मिलने चाहिए। और तीसरा, जातीय व मूलवासी अल्पसंख्यकों को भी अधिकार मिलने चाहिए, जो वहां के मूल निवासी थे। एक बहुत प्यारी बात बनती है भी, प्रवासी और शरणार्थी, इनसे आप क्या समझते हैं, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बात करें सबसे पहले प्रवासी, माइग्रेट जो होते हैं, तो जो अपनी मर्जी से देश छोड़ देते हैं वो प्रवासी कहलाते हैं। जबकि बात करें शरणार्थी की, तो जो लोग युद्ध, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, या कहीं पर राजनीतिक हिंसा हो गई, लड़ाई दंगे हो गए, उसके कारण देश छोड़ने पर जो मजबूर होते हैं, यानी जन्मभूमि को जो छोड़ने को मजबूर होते हैं इन कारणों से, वो कहलाते हैं शरणार्थी। एक
प्यारा सा तथ्य है कि आंतरिक रूप से विस्थापित जो लोग हैं वो किन्हें कहा जाता है। तो जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं परंतु अपने ही देश के भीतर हैं, इधर उधर कहीं पूरे अपने ही देश के अंदर होते हैं, खुद के देश में होते हैं, तो उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित कहते हैं। एक बहुत ही प्यारा प्रश्न वन लाइनर के ही, 1990 के दशक के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में कौन सी महामारी फैली थी? वो है मैड काऊ। आपको पता है पशुओं के अंदर तंत्रिका तंत्र की ये बीमारी थी। इसी कड़ी में एक 2 नंबर का प्रश्न और कर लेते हैं भारत को लेकर। भारत की सुरक्षा रणनीति के 4 घटक बताइए। मैं यहां 4 की बात कर रहा हूं, आप 2 तो जरूर कम से कम ध्यान है वो रखिएगा। पहला है सैन्य क्षमता को मजबूत करना है, उसकी आर्मी स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि भारत को अपने पड़ोसी देशों से बहुत खतरा है वो रहता है। कमबख्त ये पाकिस्तान चाइना टिकता ही नहीं है। दूसरा, अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों और जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत करना चाहिए। और तीसरा जो घटक आता है वो है देश की आंतरिक सुरक्षा और समस्याओं से निपटने की तैयारी है वो करनी चाहिए। और चौथा, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए ताकि देश के अंदर आर्थिक समानता बढ़े, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो कम हो जाए। इसी कड़ी में कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो वो किया 1974 में। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं भी, पहला परीक्षण कब हुआ 1974 में और दूसरा कब हुआ 1998 में। अगला एक प्यारा सा प्रश्न है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर है वो कब किए? तो ध्यान रखिए भारत ने इसके ऊपर 2002 के अंदर हस्ताक्षर है वो किए। इससे एक बात बता दूं भी, क्योटो कहां है? क्योटो एक शहर का नाम है जो कि जापान के अंदर है। और यह प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में, 1997 के अंदर आया था। अब ये इसी कड़ी के अंदर एक प्रश्न और बन जाता है फिर, जब क्योटो प्रोटोकॉल आया है और लास्ट ईयर तो बोर्ड में पूछा भी है 2 नंबर में कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो हम इसकी बात करें भी, बार बार एक नाम आ रहा है, आपने ग्लोबल वार्मिंग का नाम तो सुना है, वैश्विक ताप वृद्धि की जो बात सुनी है, तो उस ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, यह उद्देश्य है क्योटो प्रोटोकॉल को। तो एक नया प्रश्न और आपको मिल गया भी, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ध्यान रखिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन CH4। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जो फ्रियोन जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आती है। इनके ज्यादा उत्सर्जन से दुनिया के अंदर यानी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और वही कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो 7वां मैंने पहले किया है और बाद में इस चैप्टर पूरा होने के बाद हम 8वां करेंगे क्योंकि काफी चीजें आपस में रिलेटेड है। तो इस बात का ध्यान रख रहा हूं इस संजीवनी बूटी के अंदर भी, ताकि आपका कम मेहनत से आपका परिणाम है वो बहुत ही शानदार रहे। इसी कड़ी में बात करें कि निशस्त्रीकरण क्या है? निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? एक अच्छा वन लाइनर क्वेश्चन निकल सकता है। तो ध्यान रखिए, हथियारों की सीमा निर्धारित करना और उस पर नियंत्रण करना, यह निशस्त्रीकरण कहलाता है। इसी प्रकार से एक चीज और बता दूं साथ में चलते चलते कि अस्त्र नियंत्रण शब्द भी तो आपने सुना होगा कभी। तो भविष्य के अंदर जब हथियारों का उत्पादन है वो नहीं करना, रोक लगा देना, वो अस्त्र नियंत्रण है। भी हम फ्यूचर में हथियार बनाएंगे ही नहीं, अगर हम ऐसी बात करते हैं तो वो अस्त्र नियंत्रण है। देखिए आज हमने महत्वपूर्ण फैक्ट जो लाइनें हैं और इस चैप्टर की जान है, अगर इनमें से बोर्ड में प्रश्न नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? इसलिए आपको ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। एक बात मेरी जरूर मान लेना भी, ध्यान लगाकर एक बार चैप्टर पढ़ना है और ये यहां जो 20-25 जो बातें आपको बताई गई है उनको अच्छे से दिमाग में सेट करना है। अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आएगा, क्योंकि आपको पता है 3 नंबर का है तो 3 नंबर का आएगा, 100% इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार कंटिन्यूअस आप
आगे बढ़ते रहिएगा और साथ में मैं आपको संजीवनी बूटी है वो पिलाता रहूंगा। चलिएगा फिर मिलते हैं अगले 8वें चैप्टर में रैपिड रिवीजन की संजीवनी बूटी क्लास को लेकर। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि वो भी इस संजीवनी बूटी से फायदा उठा ले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।